प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजधानी दिल्ली में विश्व नेताओं के मंच को संबोधित किया और आपको बताते चले कि इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में आए लोगों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज सफलता की एक अलग कहानी लिख रहा है। भारत में हमने अपने आर्थिक प्रदर्शन को सुधारने का प्रभाव देखा है और कई बार भारत ने पूर्वानुमानों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। यह वह सतत विकास है जो हमने हासिल किया है। भारत की प्रगति ग्लोबल हेडलाइंस का हिस्सा बन रही है। आंकड़ों का अपना महत्व होता ही है, लेकिन ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि आखिरकार कितने लोगों का जीवन बदल रहा है। इसी में भारत के भविष्य का राज छिपा है। बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और ये लोग सिर्फ गरीबी से बाहर आए इतना ही नहीं है, उन्होंने एक नियो मिडिल क्लास का निर्माण किया है। ये स्पीड और स्केल हिस्टोरिक है। दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये भारत में इसलिए हुआ क्योंकि हमने गरीबों के प्रति गवर्नमेंट की अप्रोच बदली। गरीबों में भी एस्पिरेशंस तो थी ही, फाइटिंग स्पिरिट तो हमसे भी ज्यादा होती है, लेकिन उनके रास्ते में बहुत सी बाधाएं भी थी। जैसे उनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे, बेसिक सुविधाएं नहीं थी, और ऐसी स्थितियों में हमने गरीबों को एम्पावर करने का रास्ता चुना। हमने उनके रास्ते से बाधाएं हटाई और हम कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ खड़े हुए। और देखिए कितना कुछ बदल गया। जिन लोगों के पास दशकों तक बैंक अकाउंट नहीं थे, वो आज अपने अकाउंट से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जिनके लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे, उन्हें आज बिना गारंटी बैंक लोन्स मिल रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर से बदलकर 8 अक्टूबर 2024 करने पर कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर हम क्या ही टिप्पणी करें, यह तो भाजपा की कमजोरी को बताता है। जो 10 साल की लंबी रेस नहीं जीत पाए, वो 5 दिनों में क्या कर लेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। क्या बोले, इलेक्शन कमीशन पर हम टिप्पणी क्या करें, इतने दिन चलता रहा। इसका मतलब ये तो कमजोरी कहीं ना कहीं दिख रही है भाजपा की। इतना लेट जाके भेजा, फिर इलेक्शन कमीशन ने इतना समय लगाया, तो इनको क्या लगता है जो लंबी रेस 10 साल की रेस नहीं जीत पाए तो वो 5 दिन में क्या करेंगे। कुछ नहीं होने वाला। जो भी चीजें हैं, छुट्टी है, क्या है, सब कुछ जो भी होगा, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सिपाही जमीन पर खड़े हुए हैं और 90 की 90 सीटों पर हमारी नजर है। एक एक सीट को
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मनचले युवक ने राह चलते 2 लड़कियों को पीट दिया। आपको बताते चले उसके दोस्तों ने लड़कियों के साथ होने वाली मारपीट को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और तीसरे दोस्त ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगा दिया। और जिसके बाद आपको बताते चले कि युवक के चुंगल से बचकर पीड़ित लड़कियां घर पहुंची। उन्होंने परिजनों को इस पूरी घटना के बारे में बताया। पीड़ित लड़कियों के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की और जिसके बाद कानपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि उनके तीसरे साथी की तलाश भी लगातार की जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ पुलिस के शिकंजे में आने के बाद आरोपी गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे हैं। लड़कियों के साथ मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था और जिसके बाद पीड़ित लड़कियां स्कूल से वापस जो है वो आ रही थी और जिस दौरान यह घटना घटी। आपको बताते चले कि डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार सिंह का इस पर कहना है कि एक वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें सुनचंडी पीएस क्षेत्र में एक व्यक्ति जो है वो 2 लड़कियों को पिटाई कर रहा था, उनके साथ मारपीट कर रहा था। पुलिस ने तुरंत मामला को दर्ज करते हुए एक्शन लिया और जिसमें आरोपी अमित और उसका साथी जो कि वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अमित जिन लड़कियों को पीट रहा था उन्हें वह पहले से जानता था और आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। सचेंडी थाना क्षेत्र में 2 बच्चियों को एक व्यक्ति द्वारा मारते पीटते हुए कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पे पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया है। इसमें मारने पीटने वाला जो लड़का है अमित, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। उसका वीडियो जो बना रहा था उसका साथी, उसे भी अरेस्ट किया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। ये पूर्व से ही अमित जो मारपीट कर रहा है पूर्व से ही बच्चियों से परिचित था और आपस में एक दूसरे को जानते थे। इसमें प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में बांद्री थाने इलाके में लखनऊ और झांसी हाईवे पर एक कंटेनर से 12 करोड़ कीमत के मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि कंटेनर को लूटने वाले बदमाश ड्राइवर के हाथ पैर बांधकर उसे जो है छोड़ गए और जिसमें वारदात 15 अगस्त की बताई जा रही है। आपको बताते चले कि कंटेनर ड्राइवर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बांद्री थाने पहुंचा। पुलिस ने लखनऊ में शिकायत को बोलकर रवाना कर दिया था और जिस पर पुलिस की ओर से कोई एक्शन उस समय नहीं लिया गया था। आपको बताते चले इस बीच मामला आईजी प्रमोद वर्मा के संज्ञान में आया तो आईजी ने बांद्री के थाने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी और एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रधान जो इसमें आरक्षक थे उनको निलंबित कर दिया गया है। वारदात की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को 5 पुलिस की टीमें गठित की गई। टीमों के आरोपियों की धरपकड़ के लिए रवाना उन्हें कर दिया गया। आपको बताते चले कि वारदात में विवादी गिरोह का हाथ होने का संदेह बताया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के सागर में आईफोन जो 1600 आईफोन्स हैं उनकी लूट की वारदात सामने आई है, जिसमें कि जो कंटेनर इन आईफोन्स को लेकर जा रहा था उसी को जो आरोपी हैं या फिर कहें कि जो कि जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है उनके द्वारा उस कंटेनर को बीच में ही लूट लिया गया। ये पूरा घटनाक्रम में संज्ञान में आया था कि एक ट्रक से लगभग 1600 मोबाइल लूट लिए गए हैं और उनकी कुल कीमत लगभग 12 करोड़ के आसपास है। इसमें प्रथम दृष्टया जो जांच हमने शुरू की है उसमें ये पाया है कि जो सिक्योरिटी गार्ड उस वाहन के साथ में चल रहा था, चेन्नई से गुरुग्राम तक का इनका रास्ता था, उस गार्ड ने अपने कुछ सहयोगियों को बुलाकर और ड्राइवर को ओवरपावर किया और जो कुल कंटेनर में लगभग 3800 मोबाइल थे उनमें से लगभग 1600 को लेके जा सकने में सफल हुए। तो पुलिस को संज्ञान में आने के बाद में हम लोगों ने इसमें बहुत सारी टीमें तैयार की हैं और वो हर एंगल से काम कर रही हैं। अभी हमारी कुछ टीमें दिल्ली, फरीदाबाद में काम कर रही हैं आरोपी को गिरफ्तार करने के लिहाज से और कुछ टीमें यहाँ सागर में और बांद्री में इन्वेस्टिगेशन के दूसरे पहलुओं पर काम कर रही हैं, जैसे टोल टैक्स नाकों के बारे में देखना, जीपीएस के बारे में समझना। और आज जो तीनों इन्वॉल्व कंपनियां हैं जो पुणे नागल इंडिया जिन्होंने वो मोबाइल फोन्स गुरुग्राम भेजने की कंपनी है
उनके सीनियर रिप्रेजेंटेटिव, जो फ्रेट कंपनी है उसके सीनियर रिप्रेजेंटेटिव और जो सिक्योरिटी फर्म है उसके सीनियर रिप्रेजेंटेटिव के साथ में डिटेल में बैठक हुई है। उनसे मामले के पहलुओं को समझा है और आगे की कार्रवाई उन्हीं के उपस्थिति में सुनिश्चित करेंगे। सर, कुछ मामला पुलिस ने लेट लतीफी में मामला दर्ज हो पाया जी, आपकी? इसमें ये घटनाक्रम है 14 तारीख की रात का और पुलिस के संज्ञान में ये 15 तारीख को सुबह आ गया था, परंतु जुरिस्डिक्शन के चलते को समझने के चलते काफ़ी लेट इसमें लापरवाही इसमें रही है और प्रकरण पहले ही पंजीबद्ध हो जाना चाहिए। इसके संबंध में उस थाने के 3 अधिकारी। हरियाणा के चौरकी दादरी में गो मांस खाने के शक में प्रवासी व्यक्ति की पीट कर हत्या करने के मामले में कुछ युवकों के द्वारा प्रवासी युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि वीडियो में जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है बाद में उसकी मौत हो गई और साथ ही साथ उसका शव गांव के भांजवा के समीप मिला। आपको बताते चले कि यह वीडियो 27 अगस्त का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में मृतक के साले की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बताते चले आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बताते चले कि वहीं आरोपियों को रिमांड के दौरान पूछताछ लगातार उनके साथ जारी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रवासी परिवारों की सुरक्षा के लिए कई टीमें भी तैनात की गई हैं। तो वहीं मामले की जानकारी देते हुए चरखी दादरी पुलिस ने बताया कि बाडडा गांव के एक प्रवासी की हत्या के मामले में 2 नाबालिगों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक की पहचान साबिर मलिक के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए लोगों की भी पहचान अभिषेक, रविंद्र, मोहित, कमलजीत और साहिल के रूप में की गई है। मामले की जांच आगे भी जारी है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। हमने क्योंकि गौ माता की गुजरात में खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात में भारी बारिश और आधा दर्जन जिलों में बाढ़ से 25 और लोगों की मौत हो गई है। आपको बताते चले इसके साथ ही राज्य में मरने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 35 हो गई है। बाढ़ से प्रभावित वडोदरा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सेना के 4 कॉलम की अतिरिक्त जो है वो उसमें तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आपको बताते चले वहीं दूसरी ओर आईएमडी के सौराष्ट्र में आने वाले 12 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। मध्य गुजरात में आने वाले अहमदाबाद और वडोदरा जिले के में जो है तमाम जगहों पर येलो अलर्ट किया गया है। आपको बताते चले मौसम विज्ञान केंद्र अहमदाबाद के प्रमुख डॉक्टर अशोक कुमार दास ने कहा कि गुजरात में 2 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं राज्य में 2 से 6 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कच्छ में पहले और दूसरे दिन कोई अलर्ट नहीं है। इसमें डे 1 में कोई वार्निंग नहीं है। डे 2 से लेकर डे 6 तक हमारा फिर वार्निंग है। डे 1 में आपका गुजरात रीजन में हैवी रेनफॉल का वार्निंग है और डे 3 से डे 5 तक हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग है और डे 6 में हैवी रेनफॉल का वार्निंग है और डे 7 में कोई वार्निंग नहीं है। और सौराष्ट्र कच्छ के लिए डे 1 डे 2 में कोई वार्निंग नहीं है और डे 3 में आपका फेयरली वाइड स्प्रेड हैवी रेनफॉल का वार्निंग है आपका 4 दिन के लिए। मतलब डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 तक हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में वार्निंग है। अभी जो बारिश का संभावना है वो गुजरात रीजन में डे 1 में फेयरली वाइड स्प्रेड का अनुमान किया जा रहा है और बाकी जो 6 दिन है अगले 6 दिन डे 2 से लेकर डे 7 वाइड स्प्रेड का अनुमान है। और सौराष्ट्र कच्छ में डे 1 डे 2 स्कैटर्ड है और आपका डे 3 से लेकर डे 6 तक वाइड स्प्रेड है, डे 7 में फेयरली वाइड स्प्रेड है। सर, अभी जो साइक्लोन बना था उसकी क्या स्थिति
हाँ, अभी गुजरात के लिए असर तो इसकी नहीं रहेगी, क्योंकि साइक्लोन का अभी जो लोकेशन है अभी खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के बक्सर में नया भोजपुर थाना क्षेत्र के चंदा गांव से शनिवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ साथ हथियार बनाने वाले उपकरणों का भी जब्त कर लिया है और पुलिस ने गन फैक्ट्री संचालन करने वाले कुल 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि इसमें रिटायर्ड शिक्षक भी शामिल है और जिसके घर में गन फैक्ट्री चल रही थी। वहीं पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। नेटवर्क खंगालने की कोशिश भी लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की घटना बेहद ही शर्मनाक है। सभी ने दुख जताया है और इसकी आलोचना की है। मुझे नहीं पता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे कैसे ले रही हैं, लेकिन वह इसका प्रतिवाद कर रही हैं। वह पूछ रही हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया है। यह पहले से ही है, लेकिन आपने इसमें कोई योगदान नहीं दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये जो बंगाल में घटा है वो शर्मसार करने वाली घटना है और सभी ने दुख भी प्रकट किया है, निंदा भी की है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की जो मुख्यमंत्री जी हैं ममता जी, वो उसको किस रूप में ले रही पता नहीं, काउंटर और कर रही है। कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाते। अरे भाई, ऑलरेडी योजना है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की, आपने उसमें योगदान ही नहीं दिया। आपने खाली 4-5 जिलों में ही इस काम को लिया हाथ में, जबकि बाकी राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप खुद इसमें काम ही नहीं कर रहे हो और उसको कवर अप करने के लिए गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हो। ये और दुखद है। ये जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला के प्रति इतना गंभीर अपराध हुआ है कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले रहा है। ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए, वे भी एक महिला मुख्यमंत्री हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अभी सब आपके यहाँ पर न कहे जाइए, लेकिन पूछा है तो पहुंची के न्याय यात्रा है। यहाँ महिला के प्रति इतना जघन्य अपराध हुए हैं, सिगरा पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके उनका तो शर्म लगे, लाज लगे कि महिला प्रधान मुख्यमंत्री थी। लॉ एंड व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य के विषय, और आज में उनका से न संभाल करके उनका छोटे रिजाइन करेगा। उनसे यात्रा कुछ निकाला है, वो सब धर्मावल का कि मैंने राजनीति को और हम समझे कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जहां उन्होंने कहा कि देश में एक नई खेल संस्कृति की शुरुआत हुई है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से सांसद खेल प्रतियोगिता और साथ ही साथ हर जिले में एक खेल केंद्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी क्रम में हमने तय किया है कि हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक खेल का मैदान होना चाहिए। तो स्मार्टफोन ने तो बिल्कुल ही पूरी पीढ़ी को और ड्रग आदि मादक द्रव्यों ने पूरी पीढ़ी को खराब किया है। हमें इन दोनों से बचा करके खेल के प्रति उसे आकर्षित करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से आज देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति प्रारंभ हुई है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हर जनपद में भी खेल का एक सेंटर बनाने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसी क्रम में हम लोगों ने तय किया कि हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान होना चाहिए, हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम और हर जनपद में एक स्टेडियम। और मैं चाहूंगा कि हॉकी इंडिया इस चीज को खेल विभाग के साथ मिलकर के तय करवाएं कि किन किन जनपदों में हॉकी के लिए स्पेसिफिक उनके जो स्टेडियम होने चाहिए जो हॉकी को ही समर्पित हो। मुझे लगता है कि अच्छा मैसेज जाएगा। खेल के मैदान की भी स्टैंडर्ड को स्वरूप में रखना,
हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल, अब तक 65,000 से अधिक ऐसे युवक मंगल दल या महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट वितरित किए हैं। नहीं तो स्मार्टफोन और खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रीत विहार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में एक एक बूंद पानी पीने के लिए लोगों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की सरकार मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पा रही है, पीने का पानी और बिजली नहीं दे सकती है। जब बारिश होती है तो इतना उफान होता है कि पिछले एक महीने में 40 से 42 लोग जल भराव के कारण डूबकर मर गए। और वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि पानी में डूबने के कारण जो है कई लोग करंट लगने के कारण भी मर गए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मुख्यमंत्री आप लोगों को धोखा देके बार बार ये कहता रहा कि मैं बिजली के बिल माफ कर रहा हूं, और ये है पीने का पानी, ये है पीने का पानी। दिल्ली में एक एक बूंद पानी पीने के लिए लोगों के कत्ल हुए हैं। दिल्ली की ये वो सरकार है जो बेसिक सुविधाएं नहीं दे सकती, पीने का पानी नहीं दे सकती, बिजली नहीं दे सकती, और जब बारिश होती है तो इतना उफान होता है कि पिछले एक महीने में 40 से 42 लोग इसलिए मर गए कि दिल्ली में जल भराव है। डूब के मर गए या करंट से मर गए। आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? इन सेवा बस्ती में रहने वाले लोगों का कसूर क्या है? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।